वेलकम टू गालबाज दोस्तों। तो गाइस लगभग 1 महीना हो गया है जवान को रिलीज हुए। रोज सोचता हूँ इस फिल्म के बारे में, लेकिन आलस के मारे वीडियो बना ही नहीं पाया। अबे आलसी है या किन्हीं और चक्करों में तो ना पड़ गया तू। चुप। जवान इज अ कॉपी वेयर यू डोंट फील चीटेड। भाई बस अब अपनी जिंदगी के 15-20 मिनट दे दो मुझे, सब चीजें बहुत अच्छे से समझा दूंगा मैं। वीडियो शुरू करने से पहले छोटा सा डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि भाई आई लव्ड जवान। जो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा उसका मतलब ये नहीं है कि मैं फिल्म का क्रिटिसिज्म कर रहा हूँ, बल्कि जो इन्फ्लुएंसेस और इंस्पिरेशंस इसने दूसरी फिल्म से ली हैं उनको स्पॉट करने में मुझे मज़ा आ रहा था। इट्स लाइक फिल्म के अंदर एक और फिल्म चल रही थी, इफ़ यू अंडरस्टैंड द स्टाइल ऑफ एटली। चलिए सबसे पहले उनके फिल्म मेकिंग स्टाइल की बात करते हैं। एटली साहब का एक सर्टेन स्टाइल है जहां उनकी फिल्म के सीन्स, प्लॉट पॉइंट्स दूसरी फिल्म से इन्फ्लुएंस्ड या इंस्पायर्ड नजर आते हैं। एंड नोट दैट डाउन कि ये सीन्स डायरेक्ट कॉपी नहीं होते बल्कि प्रेरित होते हैं और उनकी कहानी के लिए ब्यूटीफुली वर्क करते हैं। लाइक उनकी फिल्म मर्सेल में एक सीन डार्क नाइट जैसा है जहाँ जोकर के जैसे वो पुलिस वाले को 2 चॉइसेस देते हैं। बोले बचा एक को ही सकते हो, किसे बचाओगे? मतलब अपनी माशुका को बचाओगे या शहर के इम्पोर्टेंट लोगों को। लाइक बिगिल में वो माइकल जैसे एक फीमेल टीम का कोच बनता है, वो डायरेक्टली इंस्पायर्ड है SRK साहब की चक दे इंडिया से। उनकी पिछली फिल्म थेरी और राजा रानी में भी निरे रेफरेंसेस भरे पड़े हैं। इंडियन एक्सप्रेस की इस आर्टिकल ने बताया है कि जवान कई सारी तमिल फिल्मों से इन्फ्लुएंस्ड है, जिसका मुझे कोई आइडिया नहीं था। जो चीज़ें हमने स्पॉट की हैं वो इस आर्टिकल में जो भी फिल्म्स बताई हैं उनसे टोटली डिफरेंट हैं। मैंने इन रेफरेंसेस को 3 हिस्सों में बांट दिया है, जो है नो ओवर थिंकिंग, थोड़ी ओवर थिंकिंग और बहुत ओवर थिंकिंग। विजय सेतुपति वो रेड पिल और ब्लू पिल नहीं खिलाते फिरते, वो चीज़ इंस्पायर्ड है द मैट्रिक्स से, जहाँ नियो को चॉइसेस देके पूछा जाता है, बोले मैट्रिक्स के बाहर क्या चल रहा है ये जानना है तो रेड पिल खा, इसी नकली दुनिया में रहना है तो ब्लू पिल खा। वो कल्कि की किसान वाली बैक स्टोरी सीधा आपको पीपली लाइफ की याद दिलाएगी। सिनारियो भी सेम सा था वहाँ। इवन ये वाले एक्टर यानी ओमकार दास मानिकपुरी साहब भी दोनों ही फिल्म्स में मौजूद थे। एटली साहब इवन खुद की फिल्मों से भी इंस्पायर्ड होते हैं। बताता हूँ आगे। जिस स्टाइल में वो किसान की धोती गिरती है, सेम उसी ही स्टाइल में बिगिल में माइकल की फुटबॉल गिरती है। जब उसको अपने बाप रायप्पन को बचाना होता है, वहाँ उसकी फुटबॉल गिरना उसके सपने टूटने का रिप्रेजेंटेशन है। वहीं यहाँ धोती गिरना इज्जत उतरना दिखाता है। समझ रहे हो ना? धोती फुटबॉल, वो जस्टिस फॉर इरम वाला फ्लैशबैक। वहाँ पर जो हॉस्पिटल दिखाया है वो एकदम मर्सेल वाले हॉस्पिटल जैसा दिखता है। इवन प्लॉट पॉइंट भी सेम है। वहाँ हॉस्पिटल मालिक के इविल प्लान्स की वजह से बेट्री की वाइफ की जान चली जाती है, क्योंकि ड्यूरिंग लेबर यानी बच्चा होने के समय उसका सही से ट्रीटमेंट नहीं हुआ। यहाँ भी पॉलिटिशियन का सही से ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह है सिस्टम का फेलियर या वहाँ बैठे लोगों के इविल प्लान्स। भाई साहब एटली साहब के फ्लैशबैक्स जो उनकी सारी फिल्मों में कॉमन होते हैं वो बेहद ट्रेजिक होते हैं, और एटली उनको एक प्रॉपर फिल्म की तरह ट्रीट करते हैं जिसमें प्रॉपर बिगिनिंग, मिडिल और एंड होता है। खैर मूविंग ऑन। फ्लैशबैक में कुश्ती वाला सीक्वेंस सीधा मर्सेल से लिया गया है, जहाँ वेट्री मारन का इंट्रोडक्शन होता है। दोनों ही फिल्म्स में कपल का कुश्ती लव कॉमन है। इवन दोनों ही कैरेक्टर्स की वाइफ का नाम भी सेम है, ऐश्वर्या। मर्सेल में थेलेपति विजय का एक मैजिशियन कैरेक्टर भी है। विक्रम राठौर साहब और वेट्री दोनों ही एकदम राउडी हैं। दोनों लगभग सेम अंदाज में हीरो को बचाते हैं और इंटरवेल होता है। इवन आज़ाद का कैरेक्टर भी डॉक्टर मारन के जैसा आदर्शवादी होता है कहीं कहीं। वेल अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस यू हैव टू वॉच मर्सेल। क्या शानदार फिल्म है यार वो। जैसे ये लोग विक्रम को ट्रक देते हैं, सेम ऐसा ही बिगिल में भी दिखाया गया है। दोनों ही फिल्म्स में कैरेक्टर्स के सेंसेस को कम करने के लिए ड्रग्स का यूज़ किया गया है। वो डायलॉग तो याद ही होगा, बोले वो टीवी पर सिम्बा और सामने मुफासा, ये सीधा लॉयन किंग से लिया गया है। चल भी ये बात सबको पता। हाँ ठीक है, बट डिड यू नो द लॉयन किंग के लाइव एक्शन रीमेक में सिम्बा को हिंदी में आवाज़ SRK के लड़के आर्यन ने भी दी थी। आप लोगों को वो आर्यन वाला केस तो ध्यान होगा ही, जिसकी वजह से वो बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर वाले डायलॉग के मायने कितने बढ़ जाते हैं। एक बार SRK ने डायरेक्टर अनुराग कश्यप से ये कहा था कि अपना सारा गुस्सा अपने काम के थ्रू दिखाया कर।
वो काली के पैसों की चोरी नहीं होती है, उस दौरान विक्रम राठौर के जवान अंडे जो मारते हैं वैसा ही सीन बिगिल में भी है। इवन विक्रम राठौर की पुरानी टीम अग्नि रेजिमेंट एक बार फिर से एक्टिव है। ऐसा सा ही कुछ कमल हसन साहब की फिल्म विक्रम में भी दिखाया गया है। काली बाहर जाकर जिस मुखौटे वाले रशियन से डील करता है वो डार्क नाइट राइजेस में बैटमैन के विलन बेन जैसा है। काली का एक गुंडा जिसको विक्रम राठौर साहब बाहुबली कह रहे हैं, वो सीन एग्जैक्टली इंस्पायर्ड है चेन्नई एक्सप्रेस से। ध्यान नहीं है वो थंगबली वाला सीन। अब जब बाहुबली की बात चल ही चुकी है तो SRK का वो आग जल के फेस रिवील एग्जैक्टली बाहुबली जैसा है। इवन वो काली की मनी हाइस्ट के दौरान ये पैराशूट सा फेंकना, ये भी बाहुबली के वॉर सीक्वेंस की याद नहीं दिलाता आपको? ये सारे रेफरेंसेस तो ऑन योर फेस थे, साफ दिखाई दे रहे हैं। अब आगे मैं जिनकी बात करूंगा वो थोड़ी सी ओवरथिंकिंग का नतीजा है। दिस वन इज माई फेवरेट। रिमेंबर SRK की स्वदेश, उसमें वो अपनी दाई माँ को ढूंढने के लिए भारत आता है। उन दाई माँ का नाम होता है कावेरी अम्मा। आज़ाद को भी जो पालती है उसका नाम भी कावेरी होता है। एक सीन में लक्ष्मी और आलिया साथ हैं, इवन वो उसको बेटा भी बोलती है, जो सीधा मुझे द फैमिली मैन की याद दिला रहा है। उसमें वो माँ बेटी बनी है, सुची और धृति। इवन आलिया की बहादुरी भी कुछ कुछ धृति जैसी है। फिल्म का वो डायलॉग नहीं है, मैं उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता हूँ जिसे बार बार ऑर्गेनाइज करके बेवकूफ़ बनाया जाता है। यहाँ पर जिस अंदाज में SRK वो मिनिस्टर पर फटते हैं वो एकदम से नसीरुद्दीन साहब की कॉमन मैन वाली स्पीच की याद दिलाता है जो वेडनेसडे में थी। नर्मदा जो आज़ाद की बैक स्टोरी जानने के लिए जेल जाती है जहाँ वो खुद को हार्म करती है, वो सीन कुछ ऐसा सा नहीं लगता जैसे वो मुन्ना भाई में एक सीन नहीं था जहाँ मुन्ना भाई जबरदस्ती अपने आप को मार के हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं। वेल, इस फिल्म में आज़ाद सिस्टम यानी एस्टेब्लिशमेंट से सवाल करता है, या यूं कहा जाए उंगली करता है, उसको ब्रेक करता है। कुछ ऐसा सा विजुअल मेटाफर आपको यहाँ भी दिखाई देगा। कंसीडर ये जो नयनतारा के पीछे खड़े हैं ये सिस्टम है और ये सर मार के उसको ब्रेक कर रही है। वो EVM मशीन का चट्टा कुछ कुछ डार्क नाइट वाले पैसों के चट्टे जैसा लगता है। वो काली का एक द्वार गुंडा नहीं था जिसका एक सीन है जहाँ वो चीख के बता रहा है इन बाप बेटों के बारे में। वो आउटबस्ट कुछ कुछ आपको गोलमाल के लगी के आउटबस्ट जैसा नहीं लगता? जेल में जो लड़कियां दाएं दाएं संजय दत्त के हेंचमैन पर जो अटैक कर रही हैं वो एक फ्रेंच फिल्म अथीना के इस सीन जैसा है। विक्रम राठौर साहब कान में लगा के जो अंग्रेजी गाने सुनते हैं, वाइब करते करते फाइट करते हैं, वो बेबी ड्राइवर के इस सीन से इंस्पायर्ड लगता है। हैव यू नोटिस्ड जिस तरह से प्यार और आस में दीपिका ये जेल से बाहर देख रही है? कुछ ऐसा ही वीर जारा में वीर जेल के बाहर देखा करता था। डॉक्टर इरम पर सारा ब्लेम डाल दिया जाता है। उसको देख के एकदम से वो लाखों में एक के सेकंड सीजन का फिनाले याद आ जाता है जहाँ पर श्वेता त्रिपाठी के कैरेक्टर पर सारा ब्लेम डाल दिया जाता है। वो लास्ट के कुछ सीन्स जहाँ आजाद एंड कंपनी किसी रिमोट लोकेशन पर चले जाते हैं, वहाँ संजय दत्त भी आ जाते हैं। ये सीन कुछ कुछ मुझे वो धूम 2 के फाइनल मोमेंट्स की याद दिला रहा था जहाँ अभिषेक बच्चन सूंघते सूंघते ऋतिक तक पहुँच जाते हैं। मूविंग ऑन, तो भाई लोग आगे का जो ओवर थिंकिंग वाला सेगमेंट है उसको आपको खुले विचारों से सुनना होगा, ठीक है? वो मेट्रो हाइस्ट में गर्ल्स का इंट्रोडक्शन, वो ऐसा लगता है जैसे वो पुरानी सुसाइड स्क्वाड में था। वहाँ भी कुछ इसी तरीके से कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हो रहे थे। वो विक्रम राठौर बंदूक के ट्रिगर की क्लिक से मेमोरी ट्रिगर नहीं हो जाती, वहाँ पर उनके एक्सप्रेशन एकदम जब तक है जान वाले समर आनंद की याद दिला रहे हैं। वहाँ पे उनकी मेमोरी ट्रिगर होती है। अच्छा, एक बात बताओ, कभी कभी देखने में ये सब वो टैगन 3 के हियाइची जैसे नहीं लगते? बेटे कतई वाइल्ड हो रही हो। नयनतारा और SRK की फाइट मुझे पता नहीं क्यों मिस्टर एंड मिसेज स्मिथ की याद दिला रहे थे। वहाँ भी मियाँ बीवी असैसिन्स थे, यहाँ भी दोनों लगभग पुलिस में हैं। प्रेजेंट टाइमलाइन में आज़ाद विक्रम राठौर का नाम यूज़ करते हैं, लाइक जैसे बदला लेने घोस्ट आ गया है उनका। इसी अंदाज में थेरी में विजय का कैरेक्टर भी अपना बदला लेता है। वो भी लाइक विक्रम राठौर एज ए पुलिसमैन दुनिया की निगाह में मर चुका था। 2 ऐसी चीज़ें हैं जहां हेडली साहब ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहते। एक उनकी फिल्म्स के कुछ गाने, दूसरा प्रेजेंट टाइमलाइन में हीरो की लव स्टोरी स्टैब्लिश करने में। लेकिन यहाँ भी मज़े की बात ये निकलती है कि उनकी फिल्म्स के कपल मोस्टली अनाथ होते हैं, ऑर्फन होते हैं। बेचारी समंथा जो थेरी में मर जाती है, वो मरने से पहले चाहती थी कि उन दोनों का कहीं पहाड़ी पर एक घर हो, उसमें एक प्यारा सा कुत्ता भी हो। कुछ इसी तरह का घर और कुत्ता यहाँ दिखाए गए हैं जहाँ पर विक्रम राठौर और ऐश्वर्या रहते हैं। ये दीपिका ने जो इकलौती किल करी है फिल्म में, इट फील्स लाइक एजेंट टीना, वो विक्रम वाली।
गाइस प्रिपेयर फॉर द मोस्ट वाइल्डेस्ट ओवरथिंकिंग ऑफ ऑल टाइम। वो SRK नहीं कहता चाहिए तो आलिया भट्ट, वो एकदम से मुझे डियर जिंदगी की तरफ ले गया, जहाँ SRK डॉक्टर जग बने हैं। वहाँ इवेंचुअली SRK को तो डॉक्टर साहब से प्यार हो जाता है, लेकिन डॉक्टर जग बिना कुछ कहे गायब हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चाहिए तो आलिया भट्ट वाला डायलॉग कंफर्म कर रहा है कि गुरु डॉक्टर जग भी उसके प्यार में पड़ गए थे। व्हाट डू यू थिंक गाइस? ओवर हो गया क्या? वैसे तो वीडियो का मेन मुद्दा यहाँ खत्म हो गया है, लेकिन कुछ और बातें हैं जो मैं आपसे करना चाहता था। फोरशैडोइंग का मतलब होता है आने वाले सीन्स का पहले से आभास कराना, पूर्वानुमान कराना। यहाँ भी कुछ ऐसे सीन्स हैं। आज़ाद जिस स्टाइल में मेट्रो में इसको धोबी पछाड़ देता है ना, ये फोरशैडोइंग थी आने वाली कुश्ती की। और वो ये भी बता रही है कि आज़ाद के अंदर भी विक्रम और ऐश्वर्या की तरह कुश्ती के गुण हैं, या यूं कहें कि उस पर माँ बाप का इतना प्रभाव है कि उसने भी कुश्ती सीख ली। जैसे कृष्ण जी जेल में पैदा हुए थे, आज़ाद भी जेल में पैदा हुआ है। यहाँ भी फोरशैडोइंग है कि नर्मदा और आज़ाद की शादी में एक गाना नहीं बजता जिसमें कृष्ण जी का जिक्र है। वेल यू नो, जवान रिलीज भी जन्माष्टमी के दिन हुई थी। व्हाट अ कोइंसिडेंस। चलिए आगे बढ़ के म्यूजिशियन अनिरुद्ध के बारे में बात करते हैं। इन्होंने भी अपने म्यूजिक में कुछ इंस्पिरेशंस लिए हैं। जिंदा बंदा की शुरुआत वो एक फिल्म मास्टर नहीं आई थी, उसके एक गाने वाती कमिंग की याद दिलाती है। जिंदा बंदा गाने की ये बीच की धुन एक फिल्म आई थी द डिपार्टेड, उसके जैसी फील होती है। वो फर्राटा गाने का म्यूजिक एग्जैक्टली गंदी बात जैसा लगता है। एल्बम का वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग RRR हीरो का ये एरिया एकदम से कागज के फूल का वो गाना नहीं था, बिछड़े से भी बारी बारी की याद दिलाता है। उफ, फाइनली हम इस वीडियो के अंत तक आ गए हैं। जो लोग भी यहाँ तक रुके हुए हैं उनको एक गीली पुच्ची, यार अच्छा लग रहा है 2 महीने बाद कुछ लिख के और पोस्ट करके। खैर, कैसी लगी आपको ये वीडियो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, और यार वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, हमारा भी घर फंस जाएगा। गालबाजी समाप्त।